हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विथ माया मैम। आज हम हमारी क्लास में पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज 2 रीड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज ड्रामा। तो आइए हम पढ़ते हैं ड्रामा को। ड्रामा क्या है, कहाँ ओरिजिन हुआ, क्या इसके आगे डेवलपमेंट हुए, सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। आप एग्जाम में ड्रामा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करने वाले हैं तो वो इसी क्लास से आएगा, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आइए जान लेते हैं ड्रामा के बारे में। ड्रामा ओरिजिन कहाँ हुआ? ड्रामा ओरिजिन हुआ ग्रीस में। कहाँ हुआ? ग्रीस में। तो ग्रीस में यानी कि ग्रीक वर्ड ड्रेओ से या फिर ड्रेन, दोनों ही वर्ड का नाम लिया जाता है। ड्रेओ, ड्रेन, ऑप्शन में दोनों में से जो भी है उसको टिक करना है। तो ग्रीक वर्ड ड्रेओ या ड्रेन, जिसका मतलब होता है एक्शन या काम, और इसको वहां की लैंग्वेज में आई डू, यानी इंग्लिश में हम इसको आई डू में करता हूं, या फिर टू एक्ट, इन सब नामों से जाना जाता है। अगर ऐसा आ जाए कि व्हाट इज द मीन ऑफ ड्रेओ या ड्रेन, तो आप उसको एक्शन भी बोल सकते हैं, आई डू भी बोल सकते हैं, टू एक्ट भी बोलते हैं। कुल मिलाकर इसका मतलब होता है एक्टिंग करना, काम करना, ठीक है ना। तो कहाँ ओरिजिन हुआ? ग्रीक वर्ड ड्रेओ से निकला, ग्रीस में ओरिजिन हुआ। दूसरा, इट डेवलप्ड इन 4th to 6th सेंचुरी। ये 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक डेवलप हुआ, यानी 4वीं शताब्दी में ये इमर्ज हुआ, डिराइव हुआ, और 6वीं शताब्दी तक आते आते इसका डेवलपमेंट हुआ, यानी 2 सदियां लग गई इसको डेवलप होने में। इट ओरिजिनेटेड इन एथेंस। एथेंस में ओरिजिनेटेड हुआ। अब आप कहोगे अभी ग्रीक में बोला आपने, ग्रीस में बोला, बिल्कुल। जो ग्रीस है उसकी कैपिटल थी एथेंस, और वहां पर सबसे पहले ड्रामा ओरिजिनेट हुआ, वेयर एंशिएंट ह्यूमंस सॉन्ग इन ऑनर ऑफ गॉड डायनाइसस। जहां पर जो एंशिएंट ह्यूमंस थे, ह्यूमंस होता है भजन, यानी कि प्राचीन भजन गाया करते थे, किसमें? ऑनर ऑफ गॉड डायनाइसस। डायनाइसस एक भगवान का नाम है, एक गॉड का नाम है, और उनके ऑनर में, उनके सम्मान में कुछ भजन गाया करते थे। तो वहीं से इस ड्रामा की उत्पत्ति होती है, वहीं से ये ड्रामा ओरिजिन होता है। कैसे होता है कि वहां पर जो भजन गाए जाते थे, बाद में ये धार्मिक रैलियों में गाए जाने लगे और कोरस में गाए जाने लगे, यानी सामूहिक रूप से ये भजन गाए जाने लगे। धीरे धीरे यहाँ पर ड्रेस और मास्क पहनकर इन भजन्स को गाया जाने लगा, एक्ट करते हुए भजन्स को गाया जाने लगा। फिर और आगे बढ़े तो फिर कुछ स्पेशल एक्टर इनको एक्ट करते जाते थे, उनको डायलॉग के थ्रू बोलते जाते थे, और इस तरह से आज के जो एक्टर है, आज की जो कैरेक्टर है ड्रामा में, वो डेवलप हुए। तो इसीलिए 4th से 6th सेंचुरी तक इसका डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले भजन थे, कहाँ? एथेंस में, ग्रीस की जो कैपिटल है उसमें, राजधानी है उसमें। फिर ये धीरे धीरे डेवलप हुए, और डेवलप होकर फिर ये एक प्रोसेशन, यानी कि धार्मिक यात्राएं, जो हमारे यहाँ रथ यात्रा होती है, उसी तरह की धार्मिक प्रोसेशन जो होते थे, उनके अंदर कैरेक्टर्स जो थे वो मास्क और ड्रेस, स्पेशल ड्रेस पहन के इनको गाते थे। फिर धीरे धीरे डायलॉग में बदलने लगे, और ऐसे कालांतर में आकर ये जो थे वो ड्रामा का रूप ले लिया, डायलॉग्स का रूप ले लिया, और धीरे धीरे ये ड्रामा में परिवर्तित हो गए। इट हैज प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, एटमॉस्फेयर एंड आउटलुक। इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक कहानी होती है, एक प्लॉट होता है, एक षड्यंत्र हो सकता है, एक बहुत अच्छा सा कथा हो सकती है। इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, बिना कैरेक्टर के ड्रामा नहीं होता है, मतलब पात्र होते हैं, चरित्र होते हैं, पात्र जिनको बोलते हैं हम पात्र। प्लॉट यानी कि कथानक, कथा। और डायलॉग्स, इसमें डायलॉग्स होता है, संवाद होते हैं। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? संवाद करते हैं, आपस में डायलॉग बोलते हैं। एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि इसकी सेटिंग क्या है, पीछे गांव का एटमॉस्फेयर है, किस तरह का एटमॉस्फेयर है, शहर का है, कोई राजा का किला है, इस तरह से वहां का पूरा वातावरण होता है, जिसको हम वातावरण को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और फिर आगे आकर एंड आउटलुक ऑफ लाइफ, और लाइफ के लिए एक लेसन होता है, लाइफ को किस तरीके से देखा जाए, लेसन हो या ना हो, लेकिन पूरे ड्रामा में कुछ ऐसा बताया जाता है जो जीवन में घटित होते हैं। तो लाइफ के लिए आउटलुक होता है। तो ये चीजें ध्यान रखने की, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, एटमॉस्फेयर, आउटलुक ऑन लाइफ। इट डेवलप्स थ्रू डायलॉग्स अमंग कैरेक्टर। अब ड्रामा का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, किस तरीके से ड्रामा जो है वो आगे बढ़ता है। ये कोई कविता तो है नहीं जो गाई जाती है, ये सॉन्ग नहीं है अभी जो गाया जाता है। आज के जो ड्रामा होते हैं वो कैरेक्टर, डायलॉग बोलते जाते हैं, और इस तरह से आगे बढ़ता जाता है ड्रामा।
ठीक है ना। जैसे हम एक मूवी देखते हैं तो मूवी में क्या होता है, डायलॉग के थ्रू हम आगे बढ़ते जाते हैं। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी ड्रामा में भी जो ड्रामा है उसको प्ले किया जाता है और वहां पर कैरेक्टर्स आपस में डायलॉग बोलते हैं, संवाद करते हैं और संवाद के जरिए ही आगे से आगे ये ड्रामा बढ़ता जाता है। अब आइए देखते हैं एलिजाबेथन ड्रामास हैड 5 एक्ट्स, यानी कि जो एलिजाबेथन ड्रामा थे, ड्रामा जो पुराने ड्रामास जो होते थे उनमें हम बात कर रहे हैं एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम के ड्रामा की। तो जो एलिजाबेथन ड्रामास थे वो 5 एक्ट लिए होते थे, मतलब उनके 5 पार्ट होते थे, 5 उनमें 5 एक्ट होते थे, ठीक है ना। नाउ 3 और 1 एक्ट ड्रामास ऑल्सो कंसिडर्ड एंड पॉपुलर, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में ये 3 एक्ट ड्रामा बनते गए और मतलब 3 एक्ट में पूरा ड्रामा खत्म हो जाता है और आजकल तो एक ही एक्ट में भी ड्रामा खत्म कर दिया जाता है और इस तरह के ड्रामा पॉपुलर भी हैं। तो एलिजाबेथन में 5 एक्ट के ड्रामा होते थे, लेकिन धीरे धीरे 3 और अब 1 भी पॉपुलर है। फिर आता है राइटर ऑफ ड्रामा इज कॉल्ड ड्रामाटिस्ट। जो ड्रामा का राइटर होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रामाटिस्ट, ठीक है। लेकिन राइटर ऑफ प्ले इज कॉल्ड प्ले राइट, लेकिन जो प्ले लिखता है वो थोड़ा सा डिफरेंस है ड्रामाटिस्ट और प्ले राइट में, क्योंकि प्ले थोड़ा सा अलग है ड्रामा से। तो ड्रामा लिखने वाले को ड्रामाटिस्ट बोलते हैं, वहीं पर वह राइटर ऑफ प्ले इज कॉल्ड प्ले राइट। जो प्ले लिखता है उसको हम क्या कहते हैं, प्ले राइट कहते हैं। ध्यान रखना, प्ले लिखने वाले को प्ले राइट और ड्रामा लिखने वाले को ड्रामाटिस्ट बोलते हैं। द पर्शियंस इज फर्स्ट और ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ड्रामा। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि सबसे पुराना ड्रामा कौन सा है, जो सबसे पहले ड्रामा के रूप में आया, तब हम बात करेंगे द पर्शियंस। सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ड्रामा कौन सा है, द पर्शियंस, है ना। ये फर्स्ट और ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ड्रामा है और ये किसने लिखा था, इट इज रिटन बाय एस्किलस। ये लिखा था एस्किलस ने। एस्किलस इसका राइटर है, किसका, द पर्शियन का। ड्रामा इज मीन टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज बिफोर एन ऑडियंस इन थिएटर। ड्रामा क्या होता है, ड्रामा एक ऑडियंस के सामने स्टेज पर परफॉर्म किया हुआ एक तरह का प्ले ही है, जिसे कहां पर किया जाता है, थिएटर में किया जाता है। और किसके सामने किया जाता है, ऑडियंस के सामने। तो ड्रामा के बारे में पूछा जाए कि ड्रामा का क्या रूप है, तो ऑडियंस के सामने थिएटर में प्ले किया जाने वाला ड्रामा ही ड्रामा कहलाता है। यह ड्रामा का सही रूप है। अब हम जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा किस किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो देखिए कुछ ही बताए जाते हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी, मेलोड्रामा, ट्रेजिकॉमेडी, हिस्ट्री प्ले, ये 5 ही बताए जाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ड्रामास होते हैं, उनके बारे में भी हम जान लेंगे। तो कौन कौन से ड्रामास हैं, कॉमेडी, सबसे फेमस जो ड्रामा होता है वो होता है कॉमेडी। कॉमेडी जिसमें हंसी मजाक हो। फिर आता है ट्रेजेडी, मेलोड्रामा 3rd नंबर पर। 4th आता है ट्रेजिक कॉमेडी जो कि दोनों का मिक्स होता है। 5th है हिस्ट्री प्ले और 6th आता है हमारा रियलिस्टिक प्ले। 7th आता है हमारा एपिक थिएटर। 8th आता है प्रॉब्लम प्ले। 9th आता है पोएटिक वर्स और ड्रामा। लेकिन कुछ अगर आप बात करें कुछ टीचर्स की तो वो आपको सिर्फ ये 5 ही बताकर छोड़ देंगे, लेकिन ड्रामा के और भी पार्ट हैं और उन सब के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं एक एक के बारे में। अगर हम बात करें कॉमेडी की सबसे पहले, तो कॉमेडी क्या है, इट हैज ह्यूमरस टोन। ये हंसने वाली कॉमेडी, सब जानते हैं, कपिल शर्मा शो का सबको पता है। तो कॉमेडी क्या होता है, जो हमें हंसाए। तो हंसाने का जो ड्रामा होता है, जिस ड्रामा को देख के हमें खूब हंसी आए, उसको हम कहते हैं कॉमेडी, हास्यास्पद, ठीक है ना, उसको कहते हैं कॉमेडी। यानी क्या होती है ये, हास्यास्पद, जो हंसाए उसे हम कहते हैं कॉमेडी, ठीक है ना। इट हैज ह्यूमरस टोन, ये हंसाने वाला, ह्यूमरस होता है हंसाना, तो हंसाने वाला टोन होता है इसमें। इट में बी अम्यूजिंग, सटायरिकल, चीयरफुल, एंडिंग। इसमें अम्यूजमेंट हो सकता है, यानी मस्ती, मौज मस्ती हो सकती है, हंसी हो सकती है। सटायरिकल, इसमें व्यंग्य हो सकता है। सटायर क्या होता है, व्यंग्य, इसमें व्यंग्य हो सकता है। ये चीयरफुल एंडिंग, लेकिन इसके एंडिंग जो होती है वो मोस्टली मस्त एंडिंग होती है, हैप्पी एंडिंग होती है, और चीयरफुल यानी खुशी खुशी इसका एंड हो जाता है। फिर थर्ड आता है ट्रम्प ओवर अनप्लीजेंट सर्कमस्टांसेस। कॉमेडी के अंदर हमेशा जो अनप्लीजेंट सर्कमस्टांसेस यानी कि जो परिस्थितियां होती है, अनप्लीजेंट परिस्थितियां, खराब परिस्थितियां, उनके ऊपर जो एंडिंग होती है वो हैप्पी एंडिंग होती है। वो सारी खराब परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली जाती है। तो कॉमेडी में हैप्पी एंडिंग होती है और अम्यूजमेंट यानी कि हंसना हंसाना होता है।
अब कॉमेडी के भी कुछ टाइप्स हैं, उनको हम जान लेते हैं। कॉमेडी का पहला जो टाइप हमारे पास है वो है फार्स। फार्स क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी दैट यूजेस एक्सैजरेशन एंड फिजिकल ह्यूमर टू प्रेजेंट अनरियलिस्टिक एंड रिडिकुलस सिचुएशन। ये वो कॉमेडी होती है, फार्स वो कॉमेडी होती है जो हंसाने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण जो कॉमेडी है वो अंदर डाली जाती है। अतिशयोक्ति, हंसाने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द, पंक्तियां, डायलॉग्स डाले जाते हैं। वो फिजिकल भी हो सकते हैं, जैसे कोई चलता चलता गिर गया तो हंसना आ गया। तो हंसाने के लिए जितना हो सकता है उतना वो करते हैं, अतिशयोक्ति कर डालते हैं हंसाने के लिए। तो इतना इसमें हंसाने के लिए ह्यूमर डाला जाता है। प्रेजेंट अनरियलिस्टिक रिडिकुलस सिचुएशन, ताकि वो अनरियलिस्टिक जो कि बिल्कुल रियल ना हो और रिडिकुलस यानी कि हास्यास्पद स्थितियों को पैदा कर सके, इसलिए इतना ह्यूमर डाला जाता है। इट हैज लॉट्स ऑफ लाफ्टर एंड सिलीनेस। इसमें मूर्खता भरी बातें होती है, बहुत सारा सिलीनेस होता है, इसमें बहुत सारी हंसी यानी कि लाफ्टर होता है। तो ये होता है आपका फार्स, जिसमें एक्सैजरेट अतिशयोक्तिपूर्ण लाफ्टर भरा जाता है। फार्स के बाद जो दूसरी कॉमेडी आती है वो है रोमांटिक कॉमेडी। अब पूछेंगे रोमांटिक कॉमेडी होती क्या है? देखिए, रोमांटिक कॉमेडी रोमांस से रिलेटेड होती है, यानी कि इसका जो थीम होता है वो होता है लव, प्यार, प्रेम, स्नेह। इसका लव थीम होता है और ये किससे रिलेटेड होती है? रोमांस से। तो रोमांटिक कॉमेडी इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रोमांस होता है, लव होता है। अब लव जो है वो 3 तरह का हो सकता है। अनरिपीटेड लव, ऐसा लव जो प्राप्त ना हुआ हो, यानी कि प्यास भरा लव, है ना, यानी कि ऐसा लव जो कि प्यास भरा प्रेम, जिसमें प्रेमी को प्रेमिका को पाने या प्रेमिका को प्रेमी को पाने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो जो लव है वो अतृप्त रह जाता है, यानी कि अतृप्त, प्यासा ही रह जाता है, उसे कहते हैं अनरिपीटेड लव। दूसरा है यंग लव। यंग लव यानी यंगर्स के बीच में लव, 2 प्रेमी जिनका प्रेम बहुत ही परवान चढ़ा है, तो वो यंग लव, युवा प्रेम, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? युवा प्रेम। तो इसको कहते हैं हम यंग लव। और तीसरा है फॉरबिडन लव, यानी कि जो निषेध प्यार होता है उसे हम कहते हैं निषेध प्यार, जिसे हम कहते हैं फॉरबिडन लव। ये तीनों ही तरह के हो सकते हैं, जिसमें प्रेमी को प्रेमिका या प्रेमिका को प्रेमी प्राप्त न हुआ हो तो अनरिपीटेड लव हो सकता है। यंग लव, दोनों प्रेमी प्रेमियों का लव हो सकता है। फिर फॉरबिडन यानी निषेध, यानी कि जो समाज द्वारा, पेरेंट्स द्वारा मान्य ना हो, उसको हम कहते हैं फॉरबिडन लव। तो ये सारे लव होते हैं और ये इनको इस थीम को लेकर जब कॉमेडी बनाई जाती है, जिसमें भी कॉमेडी होती है, तो उसको हम रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो रोमांटिक कॉमेडी है, क्योंकि कॉमेडी कैसे है, जब उनको प्यार प्राप्त नहीं होता, इट एंड्स विद द लवर बीइंग यूनाइटेड। ये कॉमेडी हमेशा एंड कब होती है? जब वो दोनों ही लवर आपस में यूनाइटेड हो जाते हैं, यानी प्रेमी को प्रेमिका या प्रेमिका को प्रेमी, दोनों युगल आपस में मिल जाते हैं, तो हैप्पी एंडिंग होती है इसकी, इसीलिए इसको रोमांटिक कॉमेडी कहा जाता है। जैसे फिल्में देखते हैं ना, जैसे बड़ी मुश्किलें आती है और मुश्किलों के बाद एंड में दोनों ही लवर्स मिल जाते हैं, वही जो रूपरेखा है वो इस रोमांटिक कॉमेडी की भी होती है। थर्ड आता है क्लासिकल कॉमेडी। क्लासिकल कॉमेडी यानी प्राचीन कॉमेडी, क्लासिकल कॉमेडी यानी कि पुरातन कॉमेडी। वो कैसे होती थी? देखिए, सबसे पहले हम अगर इसी की बात करें तो पुराने जमाने में जो कॉमेडी होती थी क्लोज टू ह्यूमन लाइफ, वो मानव जीवन के बहुत ही करीब होती थी क्लासिकल कॉमेडी। और हैप्पीनेस इज द ओनली सेगमेंट ऑफ लाइफ। दूसरा इसमें जो पॉइंट आता है हमारा वो है हैप्पीनेस इज द। क्लासिकल कॉमेडी, प्राचीन कॉमेडी में हैप्पीनेस, खुश होना, प्रसन्नता ही इसका मेन उद्देश्य होता था। कॉमेडी बनाई इसलिए जाती थी क्लासिकल कॉमेडी ताकि लोग खुश हो सके, ऑडियंस खुश हो सके। तो हैप्पीनेस इसका मेन लाइफ का सेगमेंट होता था और ये ह्यूमन लाइफ के बहुत करीब होती थी। पर्पस इसका होता था कि किस तरह से ऑडियंस को हंसाया जाए, किस तरह से जो दर्शक है उनके चेहरे पर हंसी आए, मुस्कुराहट आए, बस इसका एकमात्र उद्देश्य होता था क्लासिकल कॉमेडी का। फिर जो एरिस्टोफेन है और बेन जॉनसन, ये 2 नाम हैं जिन्हें हम क्लासिकल कॉमेडियंस या क्लासिकल ड्रामाटिस्ट, कॉमेडी ड्रामाटिस्ट बोला जाता है। ये सबसे पुराने और सबसे पहले इनके नाम इतिहास में आगे आते हैं, जिनको क्लासिकल कॉमेडी राइटर लिखा जा सकता है या क्लासिकल कॉमेडी ड्रामाटिस्ट कहा जा सकता है। कौन कौन है? नाम याद रखना, एरिस्टोफेन्स एंड बेन जॉनसन। फिर 5th पॉइंट आता है कि कैरेक्टर्स कम फ्रॉम रस्टिक एंड रूरल लाइफ या लो लाइफ। जो कॉमेडी के, क्लासिकल कॉमेडी के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं या फिर वो लो
के गरीब परिवारों से आते हैं और वो इनके कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट कॉमेडी हमारे आती है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स डील करती है एलाइट या हाई क्लास ऑफ सोसाइटी से, यानी कि उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं, हाई सोसाइटी के जो लोग होते हैं, उनसे रिलेटेड कॉमेडी होती है। उनके ऊपर सटायर किया जाता है, उनके ऊपर कॉमेडी की जाती है। तो इस तरह की कॉमेडी ऑफ मैनर्स में, मैनर्स यानी कि तरीके, तौर तरीके, ऊंची जाति के या उच्च वर्ग के लोगों के तौर तरीकों को जिस कॉमेडी के जरिए बताया जाता है उसको हम कहते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स। फिर इट इज सटायरिकल इन नेचर, और क्योंकि ये उच्च वर्ग को रिप्रेजेंट करती है दैट्स व्हाई इट इज सटायरिकल, ये व्यंग्यात्मक होती है। सटायरिकल क्या होता है? व्यंग्यात्मक, है ना। इसमें व्यंग्य कसे जाते हैं, टोन मारे जाते हैं, कमेंट पास किए जाते हैं। तो इस तरह के कमेंट करके, सटायर करके ही इस तरह की कॉमेडी को डेवलप किया जाता है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स को याद रखना, तौर तरीके। कौन से तौर तरीके? उच्च वर्ग वालों के, है ना, तौर तरीके, ठीक है, तौर तरीके। अब दूसरे जो नेक्स्ट कॉमेडी है वो सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल नाम से ही पता पड़ रहा है, सेंटिमेंट्स यानी इमोशन, इमोशन से रिलेटेड कॉमेडी होती है। डील्स विद इमोशन ऑफ कैरेक्टर्स। इस कॉमेडी में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो पात्र होते हैं, जो चरित्र होते हैं कॉमेडी में, उनके इमोशंस से डील करती है, उनके इमोशंस के बारे में बताई जाती है इस तरह की कॉमेडी में। और इसका जो थीम होता है वो होता है लव और मैरिज, शादी और लव। जैसे हम फिल्म में देखते हैं तो इमोशंस अपने हाई पे होता है, हाइट उसकी काफी बढ़ चुकी होती है और सारे इमोशनल हो जाते हैं। जब कभी कभी हम देखते हैं कि घरों में माता बहनें जो रोने भी लग जाती है, तो इतना सारा इमोशन उसमें भर दिया जाता है, उन कैरेक्टर्स में भर दिया जाता है। और जब ये चीज हायर हो जाती है तब वहां पर हैप्पी एंडिंग होती है, लव मैरिज हो जाती है, या तो लव हो जाता है या फिर लव के बाद मैरिज हो जाती है। तो इस तरह से एंडिंग इसकी हैप्पी होती है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, जब इमोशंस हाई होते हैं, तब उसको थोड़ा रिलीफ करने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है? थोड़ी कॉमेडी डाली जाती है, ताकि बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो जाए, उसमें थोड़ी कॉमेडी भी हो। इसीलिए इसको सेंटिमेंटल के साथ कॉमेडी भी बोला गया। फिर आता है स्लैपस्टिक। स्लैपस्टिक इट इज फिजिकल और फेशियल एक्सप्रेशन कॉमेडी। ये इस तरह की कॉमेडी होती है जिसमें चेहरे के भाव भंगिमाओं से कॉमेडी क्रिएट की जाती है, यानी चेहरे इस तरीके के बनाए जाते हैं कि लोग उनको देखकर हंस दें। जैसे आपने चार्ली चैपलिन देखा होगा, तो चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन, ये सब देखा होगा, तो इनमें सिर्फ चेहरे की भाव भंगिमाओं से, चेहरे के एक्सप्रेशन से ऑडियंस को हंसा दिया जाता है। तो इस तरह की कॉमेडी को हम क्या कहते हैं? स्लैपस्टिक। आइए जान लेते हैं नेक्स्ट कॉमेडी के बारे में, और वो है हमारी ब्लैक और डार्क कॉमेडी। जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, कुछ ब्लैक सा, कुछ डार्क सा, कुछ परेशानी सी कॉमेडी ये होती है। इसमें क्या होता है? इसका जो थीम होता है वो इलनेस, डेथ और सैडनेस होता है, यानी कि बहुत सारी बीमारियां फैल जाना, सैडनेस यानी दुख होना, और कभी कभी तो डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह की कॉमेडी में अगर ये सब होता है तो फिर कॉमेडी कैसे हुई? जब ये सारी चीजें होती है तो बीच बीच में जब लोग, ऑडियंस जो देखने वाला है, वो टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, या कहिए कि जो हैप्पीनेस है वो गायब हो जाती है, तब बीच बीच में कुछ कॉमेडी डाल दी जाती है, लाफ्टर डाल दिया जाता है। और व्हेन पीपल फील अनकंफर्टेबल, लाफिंग रिलीव द टेंशन। जब लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो वहां पर हास्य डाल दिया जाता है, कॉमेडी डाल दी जाती है, ताकि उनकी टेंशन है वो रिलीज हो जाए। तो इस तरह की कॉमेडी होती तो टेंशन वाली, लेकिन बीच में कॉमेडी डालकर उस टेंशन को रिलीज किया जाता है। हमारी नेक्स्ट कॉमेडी है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, जिसमें कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी है। यहाँ पर जो चरित्र होते हैं, जो पात्र होते हैं, उनसे रिलेटेड ये स्टोरी बनती है, उन्हीं के ऊपर ये स्टोरी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि कैरेक्टर हैज वन और टू डोमिनेटिंग ट्रेड्स। कुछ उनमें ऐसी कमियां होती है उन कैरेक्टर्स में, उन पात्रों में, उन चरित्रों में, कि उनकी वजह से इस कॉमेडी का डेवलपमेंट होता है। और वो कमियां क्या होती है? उनमें जेलसी हो सकती है, ग्रीड हो सकती है, वैनिटी, जेलसी यानी कि ईर्ष्या हो सकती है ना, ईर्ष्यालु स्वभाव का हो सकता है, लालच हो सकता है, घमंड हो सकता है ना। तो इस तरह की कोई ना कोई ऐसी कमियां होती है जिसकी वजह से डेवलपमेंट होता है स्टोरी का, बीच में कॉमेडी डाली जाती है, और इस तरह से इसको कॉमेडी भी बना दिया जाता है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। इन वैनिटी, जेलसी और ग्रीड पर ही व्यंग्य कसे जाते हैं, सटायर किया जाता है, जो कॉमेडी का रूप लेते हैं। तो इस तरह से हम समझ गए कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या है? ब्लैक डार्क कॉमेडी, जिसके अंदर बहुत परेशानियां होती है लेकिन कॉमेडी डाल के उसको रिलीज किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने कॉमेडी के रूप देखे, आज हमने ड्रामा के बारे में पढ़ा, और ड्रामा होता क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, और उसके टाइप्स में कॉमेडी हमने पढ़ लिया। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा ही खाना चाहिए, ज़्यादा खाने से पेट खराब हो जाता है। एक साथ हम बहुत सारा पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा है,
तो लंबा वीडियो बन जाने की वजह से हम उसको पचा नहीं पाएंगे। तो मैं आगे का जो वीडियो है उसमें बाकी की चीज़ें बताऊंगी। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्रामा के रिमेनिंग पार्ट के साथ। टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।